लाहौर के मॉडल टाउन में फैज अहमद फैज के जनाजे पर रक्शे से एक नहीफ सा शख्स उतरा तो लोग इसे देखकर दम बखुद रह गए। ये दहाड़े मार मार कर अपने यार की मैयत पर रो रहा था। माजी में पहलवानी जसामत का हामिल ये शख्स अब बहुत बीमार नजर आ रहा था और वो बार बार यही कहे जा रहा था कि अगली बारी मेरी है। और ये बात सच हो गई। सिर्फ 13 दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया। ये थे उस्ताद दामन, पंजाबी के मशहूर शायर। मस्जिद मंदिर तेरे लिए, बाहर अंदर तेरे लिए, दिल ए कलंदर तेरे लिए, सुख एक अंदर तेरे लिए, मेरे कोल ते दिल ही दिले ओदे विच समाओ यार, घुण मुखड़े तो लाओ यार, मुकदी गल मुकाओ यार। उस्ताद दामन का असल नाम चिरागदीन था और वो 4 सितंबर 1911 को अंदरून लाहौर में पैदा हुए। वालिद मीरा बख्श एक माहिर दर्जी थे। दामन को खानदानी पेशे से कोई लगाव ना था। वो स्कूल जाना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से मायूसी का शिकार होकर बागबानपुरा में अपनी दर्जी की दुकान खोल ली। बचपन से ही शायरी से लगाव रखते थे और दुकान खोलने के बाद भी इनका दिल कहीं शायरी में अटका रहता था। वो दुकान छोड़कर अक्सर मुशायरे सुनने चले जाते थे। अपने उस्ताद से मुतासिर होकर आपने अपना तखल्लुस दामन रख लिया। आपके एक इंटरव्यू के मुताबिक लोगों ने दामन को दमदम समझकर इन्हें वही पुकारना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो आपने मोहब्बत और महबूब पर शेर कहे, लेकिन जैसे ही बरे सगीर की आज़ादी करीब होती गई, आपकी शायरी में हिंदुस्तान की सियासत, साम्राज्य मुखालफत और आज़ादी से मोहब्बत बढ़ती गई। 1930 में उस वक्त के मशहूर कांग्रेसी सियासतदान मियां इफ्तिखारुद्दीन अक्सर आपसे कपड़े सिलवाने आया करते थे। उन्होंने जब आपकी दुकान पर आपका कलाम सुना तो दंग रह गए और झट आपको कांग्रेस के एक अवामी इज्तिमा में अपना कलाम पढ़ने की दावत दे डाली। मोची दरवाजे के इस इज्तिमा से जहां आपको भरपूर अवामी पजीराई मिली, वहीं आपके साम्राज्य मुखालिफ नज़्मों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपको आज़ादी का शायर का लक़ब दे डाला। ये वो दिन थे जब बहुत सी सियासी जमातें अपने जलसों और अवामी इज्तिमात में शुअरा को अवाम का लहू गरमाने के लिए मदऊ किया करती थी। आपकी शायरी में बहुत तनव्वुर था। जहां एक तरफ दामन ने पंजाबी सकाफत, मुआशरती बुराइयों और लोक दास्तानों को मौजू बनाया, वहीं तसव्वुफ, रिवायती मौजूआत और सियासत भी आपके कलाम का अहम जुज़ थे। फैज़ ने इनके बारे में कहा था कि मैं पंजाबी में सिर्फ इसलिए शायरी नहीं करता कि पंजाबी में शाह हुसैन, वारिस शाह और बुल्ले शाह के बाद उस्ताद दामन जैसे शोरा मौजूद हैं। बिलाशुबा उस्ताद दामन पंजाबी अदब का अनमोल खजाना है। थुक दो कौड़ा, मुंह करो मिठा, गल्ला मिठियां करो जहान अंदर, ए वस्तियां अमन अमान दसन, पैदा करो मिठास इंसान अंदर। बरे सगीर की तकसीम ने आपको अंदर तक काट के रख दिया था। कांग्रेस से मुंसलिक होने की वजह से लाहौर में होने वाले हंगामों में आपका घर जला दिया गया और दुकान भी लूट ली गई। वहीं दूसरी तरफ आपकी जौजा भी दाग मफारकत दे गई। दामन के बहुत से हिंदू और सिख करीबी दोस्त और शागिर्द भी हिंदुस्तान चले गए, लेकिन इसके बावजूद आपने लाहौर को छोड़ना पसंद ना किया। अपना देश कौन छोड़ता है भला। इन हादसात से जब आप पर माली दबाव बढ़ा तो आप बहुत बुझे बुझे रहने लगे और अंदरून भाटी दरवाजे के एक हुजरे में मुंतकिल हो गए, जहां माधोलाल हुसैन भी मुकीम रह चुके थे। यहां आप पूरी उम्र किताबों के बीच रहे। यही हुजरा दामन की बैठक कहलाया। उस्ताद दामन मजदूरों, मजलूमों, गरीबों और किसानों के शायर थे। उन्होंने हमेशा इस्तेहसाली तबकों की मजम्मत की और पिसे हुए तबके का साथ दिया। आपको जब दिल्ली में मुनक्किदा एक मुशायरे में बुलाया गया तो आपका कलाम सुनकर लोग रो पड़े थे। पंडित नेहरू भी वहां मौजूद थे। हुब्बुल वतनी का यह आलम था कि नेहरू ने जब आपसे हिंदुस्तान मुंतकिल हो जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो दामन ने जवाब दिया, अब मेरा वतन पाकिस्तान है, मैं लाहौर में ही रहूंगा, बेशक जेल में ही क्यों ना रहूं। लेकिन इस हुब्बुल वतनी का आपको कुछ अच्छा सिला नहीं मिला। उस्ताद दामन ने अयूब, भुट्टो और ज़िया दौर की सख्तियां और पाबंदियां देखी थी और इन तीनों अदवार में आपने सियासी जबर के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत की थी, जिसका एक अहम जरिया आपका कलाम था। आपका गम और अंदर की बगावत कागज पर निकलती गई, जिससे लाजवाब कलाम तख्लीक हुआ। मेरे मुल्क दे दो खुदा, ला इलाहा ते मार्शल्ला, एक रहिंदा है अरशां उत्ते, दूजा रहिंदा फरशां उत्ते, ओदा ना है अल्लाह मियां, एदा ना है जनरल जिया, वाह भाई वाह जनरल जिया, कौन कहे तेनू इत्थों जा। एक तरफ अयूबी दौर में आपने कैद काटी तो दूसरी तरफ भुट्टो दौर में आप पर बम का झूठा मुकदमा बनाया गया। बात यह हुई कि भुट्टो दौर में उस्ताद दामन ने हुकूमत की पॉलिसियों पर कुछ नज़में लिखी, जिनमें खास तौर पर भुट्टो की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की गई थी कि एक तरफ वो भारत से 1000 साल तक भी लड़ने को तैयार थे, जबकि दूसरी तरफ वो इंदिरा गांधी से शिमला मुआहिदा करने को बेचैन थे। भुट्टो की वापसी पर दामन ने यह नज़म लिखी, ए की करी जाना, ए की करी जाना, कदी चीन जाना, कदी रूस जाना, बन के तू अमरीकी जासूस जाना, कदी शिमले जाना, कदी मरी जाना, ए की करी जाना, ए की करी जाना, जिधर जाना है बन के जलूस जाना, धुसा धूस जाना, ए की करी जाना, ए की करी जाना। ये नज़म जब अवाम में फैल गई तो उस्ताद दामन पर बम का झूठा केस बनाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया। इनको अदालत में पेश किया गया।
जब मजिस्ट्रेट ने आपसे पूछा कि आपसे पिस्तौल और बम बरामद हुए हैं तो कहा कि मेरी कोठड़ी का अभी दरवाजा छोटा था, वरना वहां से टैंक निकलना चाहिए था। इस रोज कमरा अदालत में दानिश्वरों, वकला, अदीबों, शायरों और उस्ताद के मदाहों का जबरदस्त हुजूम था। मजिस्ट्रेट परेशान बार बार रिटायरिंग रूम में जाता और सूरत हाल गवर्नर को बताता, जबकि गवर्नर की एक ही रट थी, जमानत नहीं होगी। इसने साहब बहादुर की शान में गुस्ताख शेर कहे हैं, भला ये शायरी है? वकील कह रहे थे, मिलॉर्ड, उस्ताद दामन जिस हुजरे में रहते हैं वो इतना छोटा है कि इस पर बम का केस बनाया ही नहीं जा सकता। अदालत में अकबर लाहौरी मरहूम ने कहा, तारीख में यह महफूज हो जाना है किस वक्त किस हुकूमत ने किस बंदे के साथ किस अदालत ने यह फैसला किया था। मजिस्ट्रेट ने उस्ताद दामन से पूछा, आप कुछ कहना चाहते हैं? उस्ताद दामन ने कहा, जिसने कटहरे में आज मुझे मुलजिम बनाकर खड़ा किया है, कल वो मुजरिम बनकर इसी कटहरे में खड़ा होगा। और दुनिया ने देखा कि जहां उस्ताद दामन खड़े थे वहीं फिर जुल्फिकार अली भुट्टो खड़े नजर आए। फैज अहमद फैज ने दामन की इसी शुजाअत और दलेरी की बिना पर आपको पंजाबी शायरी का हबीब जालिब कहा था, जो बिल्कुल ठीक था कि आपने अपनी शायरी में डिक्टेटरों और साम्राज्यिक कुव्वतों को ललकारा था और इनकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की थी। चांदी सोने ते हीरे दी कान ते टैक्स, बैठक डेवड़ी चौबारे ढलान ते टैक्स, बैठे थड़े ते नाले पहलवान ते टैक्स, अक्लमंद ते नाले नादान ते टैक्स, पानी पीन ते रोटी खान ते टैक्स, इंसान ते टैक्स हैवान ते टैक्स, आए गए मुसाफिर मेहमान ते टैक्स, इंजील ते टैक्स कुरान ते टैक्स, लग जाए ना दीन ईमान ते टैक्स, ऐस वास्ते बोलदा नहीं दामन, मता लग जाए मेरी जबान ते टैक्स। इन अशआर को पढ़ें तो आप महसूस करेंगे जैसे ये आज ही के लिए लिखे गए हैं। केस से छुटकारा पाने के बाद उस्ताद ने लिखने की बजाय पढ़ने पर तवज्जो मरकूज की और अदबी तकारीब में जाना खत्म कर दिया। आपका ज्यादा वक्त अकेले अपनी बैठक में गुजरता। इस दौरान आपकी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती थी। अदाकार अलाउद्दीन, जिन्हें दामन अपना मुंह बोला बेटा मानते थे, कि मौत ने इन्हें तोड़कर रख दिया था। फिर फैज की वफात के बाद इनकी हालत और खराब हो गई। आखिरकार 3 दिसंबर 1984 को 73 साल की उम्र में आपने दाई अजल को लब्बैक कहा। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको हजरत शाह हुसैन के मजार के अहाते में दफनाया गया। अंदरून टकसाली दरवाजे जाएं तो एक मस्जिद के नीचे छोटा सा कमरा अपने पुराने साजो सामान समेत नजर आता है। यह उस्ताद दामन की बैठक और अब दामन एकेडमी का दफ्तर है। डॉक्टर केवल धीर अपनी किताब में लाहौर हूं में लिखते हैं, उस्ताद दामन हमारे पीर शायर हैं। इनकी शायरी के दीवाने दोनों पंजाबों में हैं। पंजाबी नावल निगार फरजंद अली का नावल पब्बल इन्हीं की जिंदगी पर है। इनसे मुलाकात के हवाले से लिखते हैं कि हम इनकी बैठक पे गए तो मकबूल ने इनसे हमारा तारुफ करवाया। उस्ताद दामन एकदम जज्बाती हो गए और अंदर ले जाकर अपनी चारपाई पर अपने साथ बिठाया। गले लगाकर कहने लगे, दुनिया में हजारों पीर पैगंबर आए हैं, सबने इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया है, लेकिन क्या बात है कि इंसान फिर भी दरिंदे का दरिंदा है। उस्ताद दामन को ख्वाजा दामन और पीर मुर्शद भी कहा जाता है। इनकी चारपाई के नजदीक किताबों से भरी एक मेज थी। मेज पर रखा एक लैंप रोशन था। 2 कुर्सियां थीं। इधर उधर पड़ी सैकड़ों किताबें थीं। बातें करते करते उस्ताद ने सिरहाने रखे एक बड़े लिफाफे से खाजा निकालकर मेज पर पड़ी प्लेट में उलट दिया। कहने लगे, खाओ। हम सब दाने चुनते गए और उस्ताद अपनी जिंदगी की बातें, देश विदेश की बातें करते रहे। और फिर अचानक कहने लगे, तुम जानते हो मैंने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी थी। एक जमाने में यहां अपने वक्त के मशहूर व मारूफ शायर व अदीब आया करते थे, जिनमें अहमद फराज, फैज अहमद फैज, अदाकार मोहम्मद अली, मलका तरन्नुम नूर जहां और हबीब जालिब जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा इस बैठक के दरवाजे आम लोगों के लिए भी खुले होते थे। उस्ताद दामन अक्सर खुद सबकी मेहमान नवाजी किया करते थे। बहुत से लोग यहां अपने तजुर्बात और मुख्तलिफ ख्यालात इनको सुनाने आया करते थे। पाक टी हाउस के बाद उस्ताद दामन की यह बैठक लाहौर में इल्मी और अदबी मजलिसों की दूसरी बड़ी मेजबान थी। यह बैठक इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि यह मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन का हुजरा रहा है, जहां इन्होंने अपना बहुत सा कलाम तख्लीक किया था। आज इस बैठक में हसरत और यास का दौर दौरा है। सामान के नाम पर एक मेज, फ्रिज, चंद कुर्सियां और ढेर सारी किताबें हैं जो इस दौर में भी हुआ करती थी। एक मेहराब के नीचे तख्त रखा है जिसके साथ बने शेल्फ में से किताबें उमड़ रही हैं। सामने की दीवार पर उस्ताद दामन का एक बड़ा पोर्ट्रेट अपनी बहार दिखा रहा है, जिससे आपकी शख्सियत की सादगी टपक रही है। दुकान और मकान को आग लगने के दौरान उस्ताद दामन की कई किताबें और तहरीरें भी नजर आतिश हो गई, जिनमें हीर का वो मुसव्वदा भी था जिस पर वो इन दिनों काम कर रहे थे। इसके बाद आपने अपनी तख्लीकात को कागज पर उतारना छोड़ दिया था, जिसका नुकसान इनके पढ़ने वालों को भी हुआ। उस्ताद दामन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इनके चाहने वालों ने साईं अख्तर और मोहम्मद इकबाल, जिनमें सरे फहरिस्त हैं, इधर उधर बिखरे कलाम को यकजा किया और दामन दे मोती नामी किताब की सूरत पेश किया। आपके दोस्तों यूनुस अदीब मरहूम, कंवल मुश्ताक और जहीर अख्तर ने भी आपके बहुत से कलाम को महफूज किया। उस्ताद दामन के क्रेडिट पर कुछ नगमे भी हैं, जिन्हें 1951 की फिल्म चन्वे के लिए नूरजहां ने गाया था। इसके अलावा आपके मशहूर नगमे मैनू धरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात को हुमैरा चन्ना ने गाया था।
آج کل دامن اکیڈمی محمد اقبال محمد صاحب کے زیر انتظام ہے، جو پیشے سے تو ایک وکیل ہیں لیکن ساتھ ساتھ استاد دامن اکیڈمی کے صدر بھی ہیں۔ آپ سے بات چیت کے دوران استاد جی کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں جاننے کو ملی۔ آپ ایک مہمان نواز اور قابل شخصیت ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے گزرے ہوئے مشاہیر کی یادگاروں کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہو جائیں اور ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ امید ہے کہ حکومت یا وارلڈ سٹی لاہور اتھارٹی ایک کونے میں موجود اس بیٹھک کی مرمت و بحالی کے بارے میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور سوچے گی۔